कार्तिक माह बीत चुका था और पूस की शुरुआत के साथ ही शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था। तीनों मित्र रमेश, सुरेश और हरि गांव के पूर्वी छोर पर स्थित सुनसान मैदान में आग ताप रहे थे। यार, लगता है इस बार की ठंड पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। हड्डियों तक गलन महसूस हो रही है। हाँ रमेश, और यह जो चारों तरफ धुंध छाई है ना, यह तो मौसम को और भी डरावना बना रही है। देख, दूर जंगल की तरफ कुछ दिख भी नहीं रहा। चुप कर सुरेश, वैसे ही मुझे यहाँ डर लगता है, ऊपर से यह गीदड़ों का रोना। अरे हरी, तू हमेशा इतना डरपोक क्यों रहता है? तू यहीं पास में रहता है और जंगल की आवाजों से डरता है। हम तो तुझसे 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, फिर भी। नहीं, बात डर की नहीं है, इस जगह के बारे में कुछ ठीक नहीं है। मेरे दादाजी कहते थे पूस माह की रातों में इस मैदान से कभी अकेले नहीं गुजरना चाहिए। छोड़ यह सब पुरानी बातें। अच्छा हरी, तूने बताया था ना कि तेरे मामा के गांव बसंतपुर में एक विशाल तालाब है जहाँ की मछलियां बहुत मशहूर हैं। हाँ, तालाब नहीं, वह तो एक छोटी झील जैसा है। मेरे पुरखों ने बनवाया था। पानी इतना साफ है कि नीचे की रेत दिखती है और मछलियां पूछ मत, बस कांटा डालो और बाहर। वाह, फिर तो पक्का चलते हैं। चल सुरेश, हम अगले मंगलवार को निकलते हैं। वहाँ मछली भी पकड़ेंगे और वहाँ के तांती और कुम्हारों की कारीगरी भी देखेंगे। क्या कहते हो? बहुत बढ़िया योजना है। इस घुटन से तो दूर कहीं घूम आना ही बेहतर है। हरी, तू अपने मामा को खबर कर दे। अगले दिन हरि ने मामा को फोन करके अपने और अपने मित्रों के आने की सूचना दी। मामा ने उन्हें सहर्ष आने को कहा। मंगलवार की सुबह स्टेशन पर हमेशा की तरह हरि देर से पहुंचा। तीनों ने उसे छेड़ा और फिर शिमूलपुर से बसंतपुर की ट्रेन पकड़ी। लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद वे बसंतपुर उतरे। देख सुरेश, कितना सुंदर, शांत और हरा भरा गांव है ये। यहाँ की हवा में एक अलग ही महक है। हाँ, यह गांव वास्तव में मन मोह लेता है। और मामा का घर किधर है? वे कच्चे रास्ते पर चलते हुए मामा के घर पहुंचे। घर 2 मंजिला था, बहुत बड़ा और चारों तरफ ऊंची पत्थर की 4 दीवारी थी। मामी ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। घर के अंदर हरि के दादाजी आराम कुर्सी पर बैठे थे। अरे वाह, मेरा चांद सा हरि आया है। और ये तुम्हारे मित्र है ना, सुरेश और रमेश? आओ आओ बच्चों, अंदर आओ। बहुत दूर से आए हो, जरा हाथ मुंह धो लो। दोपहर के भोजन के बाद रमेश और सुरेश ने हरि के मामा से आग्रह किया कि उन्हें तालाब दिखाएं। चलो दिखाता हूँ। यह तालाब हमारे परिवार की निशानी है। वे तीनों घर के पीछे जंगल के रास्ते तालाब की ओर बढ़े। रास्ता धीरे धीरे घना होता गया। मामा जी, यह रास्ता तो काफी डरावना है। हाँ बेटा, ये पीछे का रास्ता है। ये तालाब लगभग 200 साल पुराना है। पहले यह एक छोटी झील जैसा था, पर अंग्रेजों के जमाने में यहाँ एक विवाद हुआ और तालाब का एक बड़ा हिस्सा भरवा दिया गया। दूर बांस के झुरमुटों के पार एक छोटे टूटे फूटे कच्चे घर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, मामा जी, वह देखिए, पेड़ों के पीछे वह कैसा टूटा फूटा घर है। क्या वहाँ कोई रहता है? एकदम खंडहर जैसा लग रहा है। मामा का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। उनकी आवाज में सख्ती आ गई। ओह, वह पुरानी चीज है। कोई नहीं रहता वहाँ। अब तुम लोग मछली कल सुबह पकड़ना। चलो, शाम होने वाली है, घर चलते हैं, नहीं तो मामी चिंता करेगी। मामा ने इतनी तेजी से बात टाल दी कि रमेश और सुरेश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मामा बिना रुके घर की ओर चल दिए। देखा, मामा ने कितनी अजीब तरह से बात को काटा। जरूर उस घर में कोई राज छिपा है। हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लगी। वह शायद नहीं चाहते कि हम उस तरफ जाएं। अगले दिन सुबह से दोपहर तक तीनों ने जी भरकर मछली पकड़ी, पर रमेश का मन नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बार बार उस पुराने डरावने घर की ओर उठ जाती थीं। मामा ने उस घर के बारे में क्यों नहीं बताया? जरूर उस जगह का कोई भयानक इतिहास है। शाम को मामा बाजार चले गए। हरि और सुरेश थककर सो गए थे। रमेश को यह सही मौका लगा। आज तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। मैं इस जिज्ञासा के साथ सो नहीं पाऊंगा। रमेश चुपके से घर से निकला और जंगल के रास्ते, जहां मामा ने जाने से मना किया था, उस घर की ओर बढ़ चला।
जैसे ही वह बांस के झुरमुटों के पास पहुंचा, हवा में एक भयानक उदासी घुल गई। उसे किसी के धीमी पर दिल चीर देने वाली फूट फूट कर रोने की आवाज सुनाई दी। कौन रो रहा है? कौन है यहाँ? वह 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि पीछे से एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा था, तूने बताया भी नहीं और अकेले यहाँ आ गया। चल, हरि जाग गया है। रमेश कांप गया। वह रोने की आवाज उसी क्षण रुक गई, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। नहीं सुरेश, मैं बस यूं ही। अब ज्यादा बहाने मत बना। चल, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। बहुत अजीब सी गंध आ रही है। रमेश को सुरेश पर गुस्सा भी आया, क्योंकि वह सच जानने के इतना करीब था, लेकिन वह जानता था कि अकेले जाना ठीक नहीं। रात के खाने के बाद तीनों एक ही कमरे में बिस्तर पर लेट गए। हरि और सुरेश जल्द ही सो गए, लेकिन रमेश की आंखें खुली थीं। उस रोने की आवाज की गूंज उसके कानों में थी। बाहर भयंकर अंधेरा था। आज अमावस्या की रात थी। अगर आज नहीं गया तो कल मामा हमें वापस भेज देंगे। मुझे आज रात सच जानना ही होगा। आधी रात को जब सन्नाटा गहरा हो गया, रमेश दबे पांव उठा। बाहर ठंड और बढ़ गई थी। जंगल की ओर बढ़ते हुए गीदड़ों की आवाजें पहले से कहीं ज्यादा नजदीक और तीखी लग रही थीं। जैसे ही उसने जंगल का अंतिम किनारा पार किया, उसे लगा जैसे किसी ने अदृश्य बोझ उसके कंधों पर रख दिया हो। चारों ओर अजीब सी ठंडक और एक सड़ी हुई गंध थी। वह कुटिया के पास पहुंचा। रोने की आवाज फिर से शुरू हो गई थी, इस बार और भी तेज, औरतों के विलाप जैसी। टॉर्च न होने के कारण उसे अंधेरे में ही टटोलना पड़ा। कौन है? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ कौन है और क्यों रो रहा है। अचानक कुटिया के अंदर एक पीली सी अस्थिर रोशनी जली। रोशनी में रमेश ने देखा बरामदे में एक बुजुर्ग आदमी घुटनों में सिर छिपाए बैठा था। उसने एक गंदी फटी हुई शॉल ओढ़ रखी थी। बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बुजुर्ग ने रोना जारी रखा। उसकी रोने की आवाज में सदियों का दुख भरा था। जैसे ही रमेश ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, उस बुजुर्ग ने अचानक सिर ऊपर उठाया। रमेश के मुंह से चीख निकल गई, पर गले में ही दब गई। बुजुर्ग का आधा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। मांस लटक रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, बल्कि उनकी जगह पर 2 जलते हुए लाल अंगारे थे जो रमेश को घूर रहे थे। वह एक पल को भी पलक नहीं झपका रहा था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उस बुजुर्ग ने अपने कांपते जले हुए हाथों से कुटिया के सामने खड़े पीपल के विशाल पेड़ की ओर इशारा किया। रमेश ने बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ने की हिम्मत जुटाई। पीछे मुड़ते ही उसके शरीर से पसीने की ठंडी धार बह निकली। ठीक उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक नवयुवक रस्सी के फंदे से लटका हुआ था। वह निर्जीव था, लेकिन उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उसका चेहरा पहचान में आने लायक नहीं था। रमेश के होश उड़ गए। सबसे भयानक पल तब आया जब उस लटके हुए शव ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें रमेश की ओर घूरने लगीं। रमेश के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। यह कोई सपना नहीं था, यह भयानक वास्तविकता थी। उसने अपने शरीर की अंतिम शक्ति बटोरी और वहां से जान बचाकर भागा। वह अंधेरे में भागता रहा, लेकिन जमीन पर एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और तुरंत बेहोश हो गया। सुबह कुछ किसान जो खेत में जा रहे थे, उन्होंने रमेश को बेहोश पाया और उसे मामा के घर पहुंचाया। होश में आने पर रमेश ने कांपते हुए आवाज में मामा को पूरी कहानी सुनाई। रोने की आवाज, जलता हुआ आदमी और पेड़ पर लटकता हुआ शव। मामा ने सब सुनकर गहरी आह भरी और सिर झुका लिया। रमेश, तुमने बहुत बड़ी भूल की। उस जगह का इतिहास बहुत काला है। मैं इसीलिए कल रात तुम्हें रोकना चाहता था। यह कहानी लगभग
80 साल पुरानी है। यहाँ एक किसान दयाराम और उसका जवान बेटा किशन रहते थे। उनके पास यह पूरी 20 बीघा जमीन थी। एक साल सूखे के कारण वे अंग्रेजों को लगान नहीं दे पाए। क्रूर अंग्रेज अफसर ने उनकी जमीन छीनने का आदेश दे दिया। जब किशन, जो बहुत साहसी था, उसने विरोध किया और जमीन का कागज दिखाने को कहा, तो अंग्रेज अफसरों ने उसे सजा देने का फैसला किया। उन्होंने किशन को उसी पीपल के पेड़ पर उसके पिता के सामने फांसी दे दी और फिर उन्होंने दयाराम को, यानी उस पिता को, उसी कुटिया में बंद करके आग लगा दी। दयाराम का आधा शरीर जल गया, पर वह मरे नहीं। रोते रोते उन्होंने कुछ दिन बाद दम तोड़ा। तब से उनकी अतृप्त और क्रोधी आत्माएं यहां भटकती हैं। दयाराम का रोना और किशन का लटका हुआ शव, यही है उस जगह का श्राप। कोई भी इंसान जो वहां रात को जाता है, वे उसे डराकर पागल कर देते हैं। रमेश, सुरेश और हरि डर से कांप रहे थे। मामा जी, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या वे हमें यहाँ भी? चुप, डरने की जरूरत नहीं है। वे इस घर में नहीं आ सकते। हमारे पुरखों ने इस घर को एक सिद्ध बाबा से अभिमंत्रित करवाया था। पर अब तुम लोग तुरंत वापस गांव चले जाओ। मेरी बात मानो, आज ही निकल जाओ। अमावस्या की रात गुजर गई है, लेकिन उनकी शक्ति अभी कम नहीं हुई होगी। मामी, जो पास खड़ी थीं, उन्होंने सिर हिलाया। हाँ बच्चों, तुम लोग निकलो। हमें यह जगह छोड़नी पड़ी इसी डर से। पर मेरी उम्र ज्यादा है और यह घर मेरे पति के पुरखों का है, इसलिए हम बंधे हुए हैं। तुम लोग कल सुबह की पहली ट्रेन पकड़ो। रमेश को अब कोई जिज्ञासा नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, यहां से भाग जाना। वह अपने शरीर में उस जले हुए चेहरे की जलती आंखें और पेड़ पर लटके निर्जीव शव की घूमती घूमती गर्दन महसूस कर रहा था। सुबह हुई, लेकिन गांव के आसमान पर अभी भी घना कोहरा छाया हुआ था। तीनों मित्रों ने मामा मामी को धन्यवाद कहकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन का रास्ता वही था जो तालाब की ओर जाता था, पर उस भयानक खेत के काफी दूर से गुजरता था। भगवान का शुक्र है, सही सलामत बच गए। अब मैं कभी तुम्हारी किसी रोमांचक योजना में शामिल नहीं होऊंगा रमेश। हाँ यार, रोमांच के चक्कर में जान चली जाती। शुक्र है तू बेहोश हो गया और वे तुझे घर ले आए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच था। उस बुजुर्ग की रोने की आवाज, वह सिर्फ दर्द नहीं था सुरेश, वह गुस्सा था। वे बातें करते हुए स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। स्टेशन करीब ही था, बस एक मोड़ पार करना था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी गर्मी घुल गई है, जबकि चारों तरफ घना कोहरा था। यार, यह कैसी गर्मी है? अजीब सी जलने की गंध भी आ रही है। हाँ, और यह गंध, यह मुझे कल रात वाली गंध लग रही है। उन्होंने पलट कर देखा। पीछे कच्चा रास्ता था, कोई नहीं था, लेकिन रास्ते के दोनों ओर के सूखे पत्तों पर एक पीली अस्थिर रोशनी पड़ रही थी, जैसे किसी ने दूर कहीं आग जलाई हो। रमेश जल्दी चल, वह गंध और रोशनी। वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोड़ पार किया, उनकी ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। ओह नहीं, ट्रेन निकल गई। अब अगली ट्रेन 3 घंटे बाद है। अब क्या करें? मुझे इस जगह पर एक पल भी रुकना पसंद नहीं है। तीनों स्टेशन के वेटिंग बेंच पर बैठ गए। स्टेशन का शेड बहुत छोटा था और हवा वहां तेजी से बह रही थी। अचानक रमेश ने देखा कि स्टेशन के टिकट घर के बंद शीशे पर किसी ने अंगुली से कुछ लिखा है। वह करीब गया। कोहरे और भाप के कारण शीशे पर लिखी इबारत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जब उसने साफ किया तो एक भयानक वाक्य सामने आया। तुमने हमें देखा है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। और उसके ठीक नीचे एक जले हुए हाथ का निशान बना था। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चीखकर सुरेश और हरि को बुलाया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह तो अभी अभी लिखा गया है। यह दयाराम की आत्मा है, वह हमें जाने नहीं देगा। माफ करना बाबा, हमें माफ कर दो। वे तीनों पागलों की तरह स्टेशन के आसपास देखने लगे। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी प्लेटफॉर्म के बीचों बीच
जहां कभी मालगाड़ी के डिब्बे खड़े होते थे, वहां की जमीन पर तेजी से पत्तियां जलने लगीं। आग ज्यादा नहीं थी, बस एक छोटी सी लपट, लेकिन वह लपट जमीन से ऊपर की ओर उठ रही थी। लपटों से धुआं कम और मानव रोने की आवाज ज्यादा आ रही थी। भागो, यहां से भागो। वे स्टेशन से उल्टी दिशा में गांव की मुख्य सड़क की ओर भागने लगे। उनका एक ही लक्ष्य था, भीड़ भाड़ वाली जगह जहां इन आत्माओं का प्रकोप कम हो। वे बेतहाशा भागे। सुरेश बीच बीच में लड़खड़ा रहा था। अब नहीं भागा जाता। मुझे लग रहा है कोई हमें छूने वाला है। अचानक हरि ने एक भयानक चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ हरि? मेरे पाँव, कोई मेरे पाँव पकड़ रहा है। रमेश और सुरेश ने हरि की टांग के निचले हिस्से में पतलून के ऊपर से ही किसी जलते हुए हाथ का काला निशान उभर आया था। ये तो जल गया है। उसी पल सामने सड़क पर अचानक गहरा कोहरा छा गया, इतना घना कि आर पार कुछ दिखाई नहीं दिया। वे तीनों रुक गए। उस कोहरे के बीच से उन्हें रस्सी खींचने की एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने पेड़ की डाल पर से कोई भारी चीज खींची हो। फिर उस कोहरे के बीच से उन्हें धीमी लड़खड़ाती हुई चाल से पीछे हटने वाले जूते की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फंदे पर से उतरकर उनकी तरफ आ रहा हो। वह आ रहा है, वह हमसे बदला लेगा। रमेश ने अपने भीतर बची सारी हिम्मत जुटाई। उसे याद आया कि मामा ने कहा था कि क्रोधी आत्माएं अक्सर अपवित्र होती हैं। ए दयाराम और किशन, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें पता है कि तुम न्याय के लिए भटक रहे हो। जाओ, अपने अत्याचारियों से बदला लो। हमें शांति से जाने दो। तुम्हारी लड़ाई हमसे नहीं है। कोहरे में चलने वाले जूते की आवाज अचानक रुक गई। फिर कोहरे के बीच से एक अस्पष्ट धीमी आवाज आई। जाओ गांव से बाहर और कभी लौटकर मत आना। फिर वह सारा कोहरा एक पल में गायब हो गया, जैसे किसी ने चादर हटा दी हो। सड़क अब साफ थी। उन्हें दूर से गांव की ओर आती एक बस दिखाई दी। तीनों मित्र अंतिम सांस तक भागकर उस बस में चढ़ गए। बस में बैठने के बाद जब रमेश ने मुड़कर देखा तो उसे दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पीपल के विशाल पेड़ पर कोई चीज लटकी हुई दिखाई दी। यह बसंतपुर की धरती पर उनका आखिरी नजारा था। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी उस श्रापित निर्जन कुटिया की ओर मुड़कर नहीं देखेंगे। रमेश और सुरेश ने फिर कभी रोमांच की खोज नहीं की। हरि की टांग पर पड़े जलने के निशान ने उन्हें हमेशा उस भयानक रात की याद दिलाई। आज भी पूस और माघ की सर्द रातों में बसंतपुर के लोग दावा करते हैं कि गांव के पूर्वी छोर पर स्थित उस निर्जन खेत से किसी बुजुर्ग के फूट फूट कर रोने और गीदड़ों के बीच रस्सी खींचने की आवाजें आती हैं। और कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी साहसी क्यों ना हो, कभी भी अंधेरे में उस खेत के आसपास नहीं जाता।